साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो डेली करंट अफेयर के रूप में न्यूज टुडे शीर्षक से प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सरकार किसान उत्पादक संगठनों अर्थात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO के लिए एक आसान ऋण योजना पर विचार कर रही है। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार FPO अर्थात किसान उत्पादक संगठनों को किसानों के समान रियायती ब्याज दरों पर आसान ऋण उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रियायती ब्याज दरों पर आसान ऋण वर्तमान में किसानों के लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं, यह जो किसान उत्पादक संगठन है, इनके समझ चुनौतियां क्या हैं। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये किसान उत्पादक संगठन होते क्या हैं। तो देखिए, यह एक प्रकार का एक उत्पादक संगठन है अर्थात प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सदस्य किसान होते हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 9 के तहत या सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत निगमित या पंजीकृत किया जाता है। जो FPO है, ये से किसानों को सामूहिक शक्ति प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठता है, इनकी आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता को भी पहले देख लेते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल या आकारिक मितव्ययता के लिए, क्षमता निर्माण और अन्य अतिरिक्त लाभप्रद सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए, बेहतर बाजार संपर्क और जानकारी के लिए, मूल्य वृद्धि और समूह के माध्यम से बेहतर आय के लिए, ऋण सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के लिए, जोखिमों को कम करने, सौदेबाजी की क्षमता में सुधार करने, सामाजिक पूंजी का निर्माण करने के लिए तथा बेहतर आहार और पोषण सुरक्षा के लिए इनका आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि इनके समझ चुनौतियां क्या हैं। तो तकनीकी ज्ञान की कमी और अपर्याप्त पेशेवर प्रबंधन, ऋण अवसंरचना और बाजार तक अपर्याप्त पहुंच, जोखिम को कम करने संबंधी व्यवस्था का अभाव, पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया और बोझिल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन, कुशल मानव संसाधन की कमी, उद्यमशीलता संस्कृति, साक्षरता आदि के रूप में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां, कृषि आपूर्ति श्रृंखला में समृद्ध बिचौलियों और मध्यस्थों के साथ प्रतिस्पर्धा। अब प्रश्न उठता है कि ये जो FPO हैं, किसान उत्पादक संगठन, इनको बढ़ावा देने हेतु क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो नाबार्ड ने वर्ष 2010 से लेकर अब तक लगभग 16,000 FPO किसान उत्पादक संगठन गठित किए हैं। वर्ष 2020 में FPO का गठन और बढ़ावा नामक योजना आरंभ की गई है। इसके तहत वर्ष 2027-28 तक 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन FPO गठित किए जाएंगे। अब FPO के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो प्रत्येक FPO में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए 20 किलोमीटर क्षेत्र के भौगोलिक दायरे के लोगों को एक ही FPO में सदस्य बनाया जाना चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, पेशेवर कार्यबल का विकास, आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के लिए दौरे, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसे उपाय किए जाने चाहिए तथा प्रारंभिक चरण के लिए व्यापक वित्त पोषण और FPO की आवश्यकता के अनुरूप लचीले उत्पादन की व्यवस्था करनी चाहिए। बाजार से जोड़ने वाले सिस्टम में सुधार करना चाहिए। ये कुछ जो है सुझाव हैं। आगे चलते हैं। रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो रूस यूक्रेन संकट के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम सहित कई पश्चिमी देशों ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों का रूस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे बैंक रन की स्थिति पैदा हो गई है। अब बैंक रन क्या होता है, पहले इसको समझ लें। देखिए, बैंक रन यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यापक संख्या में जमाकर्ता वित्तीय संस्थान के दिवालिया हो जाने की आशंका में एक साथ बैंकों से अपना पैसा निकालने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति यहां भी हो गई है। तो रूसी नागरिक बैंकों में रूबल, जो कि यहां करेंसी होती है रशिया की, रूबल के रूप में अपनी जमा राशि को निकालने और इसे सुरक्षित मुद्रा जैसे कि अमेरिकी डॉलर में बदलने के लिए बैंकों में कतार लगाए हुए हैं। अब भारत पर इफेक्ट क्या होगा। भारत ना तो नाटो का ही ना ही यूरोपीय संघ का सदस्य है, इसलिए लगाए गए प्रतिबंध भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है। और हालांकि भारत की पोटास उर्वरक संबंधी आवश्यकता जो पूरी तरह से बेलारूस और रूस के आयात पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान कारण पोटास की उपलब्धता जो है बाधित हो सकती है। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, चिप लिथोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले नियॉन की वैश्विक आपूर्ति का लगभग 90% रूस और यूक्रेन से आता है। इसके अतिरिक्त एरोस्पेस और आयुध आर्मामेंट उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले टाइटेनियम की वैश्विक आपूर्ति का 30% हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है। अब हालिया घटनाक्रमों का जो संभावित भू राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। तो पश्चिमी देश एकजुट होंगे और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो पुनः सक्रिय हो जाएगा। 1950 के दशक की शीत युद्ध जैसी स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। इसमें एक तरफ रूस के नेतृत्व वाला ईस्टर्न ब्लॉक होगा, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश और उनके सहयोगी शामिल होंगे। आगे चलते हैं। भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ने ई कॉमर्स, निवेश तथा MSME के मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन
में जारी वार्ता का विरोध किया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ने संयुक्त रूप से विश्व व्यापार संगठन में ई कॉमर्स, निवेश सुविधा आदि मुद्दों पर बहुपक्षीय वार्ता का विरोध किया है। देखिए, इस बहुपक्षीय वार्ता को संयुक्त वक्तव्य पहल, ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, JSI भी कहा जा रहा है। इस वार्ता के समर्थक WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो कि जून में प्रस्तावित है, में किसी ठोस परिणाम की आशा व्यक्त कर रहे हैं। यह जो संयुक्त वक्तव्य पहल है, इसको WTO के सदस्यों के एक समूह के द्वारा शुरू किया गया है। इसे एक बहुपक्षीय वार्ता उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ज्ञातव्य है कि WTO में सभी प्रमुख निर्णय मोटे तौर पर सर्वसम्मत से लिए जाते हैं। हालांकि JSI के तहत निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मत के नियमों का पालन किए बिना बहुपक्षीय वार्ता पर बल दिया गया है। भारत ने इस संयुक्त वक्तव्य पहल अर्थात JSI वार्ता का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। भारत का मानना है कि सदस्यों को पहले खाद्य सब्सिडी से जुड़े मुद्दे का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि WTO के सदस्यों को केवल इसके दायरे में रहकर ही मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। WTO के सभी सदस्यों को इस बहुपक्षीय संस्था के मूलभूत नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, जैसा कि मार्राकेश समझौते में निहित है। मार्राकेश समझौते ने टोक्यो दौरे के बाद बहुपक्षीय नियमों के टूटने पर चिंताओं को उजागर किया है। यह समझौता एक एकीकृत, अधिक व्यवहार और टिकाऊ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली विकसित करने के पक्ष में था। मार्राकेश समझौते के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1979 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की टोक्यो दौरे की वार्ता ने बहुपक्षीय संहिताओं को जन्म दिया था। आगे चलते हैं। IPCC अर्थात जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है जलवायु परिवर्तन 2022, प्रभाव, अनुकूलन और सुभेद्यता, क्लाइमेट चेंज 2022, इंपैक्ट, एडॉप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। देखिए, यह रिपोर्ट जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन करने संबंधी प्रकृति और मानव समाज की सुभेद्यता, क्षमताओं और सीमाओं की समीक्षा की गई है। IPCC संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा की गई थी। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव पहले के अनुमानों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक, नियमित और बहुत अधिक विनाशकारी हैं। भारत सहित दक्षिण एशिया सबसे सुभेद्य क्षेत्रों में शामिल है। साथ ही वर्ष 2050 तक गंगा बेसिन में गंभीर जल संकट की संभावना व्यक्त की गई है। जलवायु संकट के कारण पहले ही कुछ अपरिवर्तनीय बदलाव हो चुके हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल है: महास्थलों और महासागरों में जीवों की बड़े पैमाने पर मृत्यु की घटनाएं, मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण किसी प्रजाति के विलोपन, एक्सटिंक्शन का पहला मामला तथा अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु और रोगों का बढ़ता प्रकोप। विश्व की कम से कम आधी आबादी जलवायु संकट के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों में रहती है। जलवायु संकट ने लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है तथा वैश्विक स्तर पर डायरिया जैसे रोग को नियंत्रित कर लिया गया था। हालांकि उच्चतर तापमान, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की बढ़ती घटनाओं ने डायरिया जैसी बीमारियों के प्रकोप को फिर से बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में पारितंत्र आधारित अनुकूलन, इकोसिस्टम बेस्ड एडॉप्टेशन और प्रकृति आधारित दृष्टिकोण, नेचर बेस्ड अप्रोच को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें शामिल है हरित अवसंरचना जैसे विकल्पों को अपनाना तथा अनुकूलन और समन, एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन संबंधी प्रयासों में तालमेल स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं। चीता एक्शन प्लान वर्ष 2022 में भारत में चीता लाने के लिए कार्य योजना के संबंध में। देखिए, हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड चीता कैपिटल के रूप में विख्यात नामीबिया के दौरे पे गया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड चीता कैपिटल किसे कहते हैं, तो नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री नामीबिया को कहते हैं। भारत के 75वें स्थापना दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नामीबिया के चीतों को नामीबिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त करने की योजना तैयार की जा रही है। इससे जुड़े घटनाक्रमों पर के बारे में देखें तो उच्चतम न्यायालय ने प्रायोगिक आधार पर नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारतीय पर्यावरण में लाने अर्थात बसाने के प्रस्ताव पर वर्ष 2013 में रोक लगा दी थी। इस रोक को उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020 में 7 वर्ष बाद हटा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह रोक वर्ष 2013 में कूनो पालपुर अभ्यारण्य में ही शेरों को बसाने की योजना और चीतों के लिए आहार अर्थात शिकार संबंधी कमी के संदेह के कारण लगाई गई थी। इसके अलावा भारत में चीते को पुनः बसाने की कार्ययोजना भी आरंभ की गई थी। इसके तहत 5 वर्षों में भारत में 50 चीतों को लाने की योजना बनाई गई थी। चीतों को पुनः बसाने के बारे में बात करें तो एशियाई चीते जो कि आयुष्यन में जो इनकी स्थिति है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के रूप में है।
की तुलना में अफ्रीकी चीतों, जिनकी आईयूसीएन में की रेड लिस्ट में जो कैटेगरी है वो वल्नरेबल या सुभेद्य है, को भारत में पुनः बसाना बहुत आसान है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि एशियाई चीते बहुत कम संख्या में केवल ईरान में ही पाए जाते हैं। चीता जो है ये शुष्क वनों, झाड़ीदार वनों और सवाना की एक कीस्टोन प्रजाति है। अत्यधिक शिकार करने और पर्यावरण की क्षति के कारण वर्ष 1952 में चीता को भारत में विलुप्त एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। चीता विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी है। यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय अर्थात साइट्स के परिशिष्ट 1 अर्थात अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध है। आगे चलते हैं, आगे जो सुर्खियों में रहे उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने बजट के बाद गति शक्ति के विजन पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया है। यह बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अमल में लाने और समन्वित कार्यान्वयन के लिए निर्मित किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके तहत रेलवे और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राई पोर्ट, स्थलीय बंदरगाह, उड़ान आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल होंगी। यह 6 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन सी? व्यापकता अर्थात कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्राथमिकता प्रायोरिटाइजेशन, अनुकूलन ऑप्टिमाइजेशन, समन्वय सिंक्रोनाइजेशन, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल और गतिशील डायनेमिक, इन 6 जो है स्तंभों पर आधारित है। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बारे में। तो यह जो आपका IAEA है ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक यूक्रेन में सक्रिय 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु अपशिष्ट के भंडार के संबंध बुलाई गई है। IAEA के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1957 में एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? यह परमाणु प्रौद्योगिकियों के सावधानी पूर्वक सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। भारत इस IAEA का अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का संस्थापक सदस्य है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था के बारे में, बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट BSA के बारे में। तो भारत और जापान ने अपनी द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था को नवीनीकृत किया है और इसे बढ़ा करके $75 बिलियन की सीमा तक पहुंचा दिया है। इस पर वर्ष 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये जो द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था है ये जो है एक दो तरफा व्यवस्था है। इसके तहत दोनों पक्ष डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला बदली स्वैप कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि भारत रुपए के बदले जापान से डॉलर प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जापान भी येन के बदले में भारत से डॉलर की मांग कर सकता है। आगे बात करते हैं मारिया के बारे में। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा एंटोनोव AN-225 या मारिया को नष्ट कर दिया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। इसे एंटोनोव AN-225 के नाम से भी जाना जाता है। यह 1980 के दशक के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ के अंतर्गत यूक्रेन में डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष के लिए एक तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धा के बीच किया गया था। आगे बात करते हैं INS विशाखापत्तनम के बारे में। तो हाल ही में INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसे भारतीय नौसेना के आंतरिक संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। यह सतह पर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। इस पर अत्याधुनिक सर्विलांस रडार भी लगाए गए हैं। यह परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध जैसी स्थितियों में भी लड़ने के लिए सक्षम है। INS विशाखापत्तनम का नाम पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापत्तनम के नाम पर रखा गया। विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस IMPO के शुभारंभ के बारे में। तो इसकी स्थापना भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM में की जाएगी। IITM अर्थात भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसे विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है यह इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय किया जाता है के द्वारा। ये जो आपका IMPO है, IMPO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय, इसकी स्थापना से एकीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार होगा। इससे
मानसून में मौसमी बदलाव को बेहतर रूप से समझा जा सकेगा, साथ ही इससे मानसून और चक्रवातों के पूर्वानुमान संबंधी कौशल में वृद्धि होगी। इससे मानसून अनुसंधान को भी बल मिलेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। तो केरल के पहाड़ी जिले के इडुक्की में अत्यधिक चर्चित हवाई पट्टी से पेरियार टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावित होने की संभावना है। पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में कार्डमम पहाड़ियों और पंडालम पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ नदियां कौन सी हैं, मुल्लेयार, पेरियार, अंबा और अजूता। उच्चतम बिंदु कौन सा है, उच्चतम शिखर कौन सा है, कोट्टामला, जो कि 2016 मीटर है। वन कौन से पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, घास के मैदान और यूकेलिप्टस के बागान। आगे चलते हैं, व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज का दूसरा चरण। देखिए, व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज फेज 2 को नासा द्वारा आरंभ किया गया है। इसके तहत वित्त पोषण और विद्युत पारेषण और ऊर्जा भंडारण में मौजूद प्रौद्योगिकी अंतराल का समाधान करने के लिए प्रोटोटाइप का डिजाइन, निर्माण और प्रदर्शन करना है। इसके लिए $4.5 मिलियन तक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज के प्रथम चरण को 1 सितंबर 2020 को आरंभ किया गया था। यह ऊर्जा प्रबंधन, वितरण और भंडारण समाधान के विषय पर केंद्रित था। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के बारे में। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा साझा किए गए एक विवरण के अनुसार भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2013-14 में $6000 मिलियन था। यह बढ़कर के वर्ष 2021-22 में $12400 मिलियन हो गया। मतलब 2013-14 के कंपेयर में 88% की वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा किए गए उपायों की बात करें तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019, व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना PLI योजना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना 2.0 और IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना। आगे बात करते हैं कुछ शख्सियत की। तो मोरारजी रणछोड़जी देसाई के बारे में, जिनका जन्म 26 फरवरी 1896 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को होती है। मोरारजी रणछोड़जी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थानों के निर्माता और एक महान सुधारक थे। उनके योगदान की बात करें तो स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद दोनों तरह से इनके योगदान को देख सकते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व की बात करें तो वह वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें भी प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ जेल में कैद कर दिया गया था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास किए। इनको कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो उन्हें मोरारजी देसाई को पाकिस्तान द्वारा निशाने पाकिस्तान से और भारत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार वे दोनों देशों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदर्शित जीवन मूल्य की बात करें तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों के परम अनुयायी थे। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी आदि इनके गुण थे। आगे बात करते हैं समर्थ रामदास की। तो समर्थ रामदास का जन्म 1608 में महाराष्ट्र में हुआ था। वह शिवाजी के साथ निकटता से जुड़े हुए थे। वे संत तुकाराम के समकालीन थे। वह अद्वैतवाद के समर्थक और भक्त थे। उन्होंने पूरे भारत में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की दिशा में कार्य किया। उन्होंने श्री राम जय राम जय जय राम का मंत्र दिया था। उनकी साहित्यिक रचनाओं में दासबोध, मनाचे श्लोक, ये मन को संबोधित पद है, करुणाष्टक, ईश्वर को समर्पित भजन शामिल है। इनके प्रदर्शित जीवन मूल्य की बात करें तो आध्यात्मिकता, ईश्वर के प्रति समर्पण इत्यादि इनके द्वारा प्रदर्शित जीवन मूल्य रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।